एवरीवन, कैसे आप सब लोग। आई होप आप सब लोग एकदम बढ़िया होंगे। सो मेरा नाम है आशीष शर्मा और आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछे थे कि मैम आखिरकार आंसर राइटिंग हमें कैसे करनी है। बोर्ड्स का एग्जाम होगा और आप सब लोग ह्यूमैनिटीज़ के अगर बच्चे हैं तो हिस्ट्री में 8 मार्क का कैसे लिखना है, पॉलिटिकल साइंस में 6 मार्कर्स कैसे अटेम्प्ट करने हैं, तो अलग अलग 5 मार्कर, 3 मार्कर, 2 मार्कर, तो क्या स्ट्रैटेजी आप सबकी होनी चाहिए जिससे जो है आप आंसर राइटिंग बढ़िया तरीके से कर सके। बिकॉज बोर्ड के एग्जाम्स बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं आपकी इसी स्किल पर और हर एक बच्चा जो है आंसर राइटिंग नहीं कर सकता। देखो आप सब लोग पढ़ते बहुत हो, बहुत सारे बच्चे मुझसे ये बोलते रहते मैम हम सब पढ़ते हैं बट जब आंसर लिखने की बारी आती है तो हम आंसर नहीं लिख पाते हैं, तो ऐसा क्यों है और इसको सुधारने के लिए हम क्या कर सकते हैं, वो ही इस पूरी वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। सो प्लीज़ आपको एंड तक देखना है ये कि क्या आपको फॉलो करनी है टेक्निक्स अपनी आंसर राइटिंग करते वक्त, और उन सब चीज़ों को आप धीरे धीरे डेवलप करो जिससे एंड तक आते 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 आंसर्स लिखने में आप सब लोग परफेक्ट हो जाओगे। देखो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आंसर राइटिंग, वही मैंने बोला ना कि मैटर क्यों करती है। देखो जो आपका बोर्ड एग्जाम्स है, बोर्ड एग्जाम्स में आपका जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है वो यहाँ पे टेस्ट किया जाता है कि आप क्या चीज़ समझे हो, उसको समझकर आप उसको किस तरीके से एक्सप्रेस कर पा रहे हो। दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ज़रूरी नहीं है कि आपको रट्टाफिकेशन लगानी है, आपको जो है वही एज इट इज़ वही भाषा यूज़ करनी है जो बुक में लिखी हुई है, नहीं। मेन मैटर ये करता है कि आपको कितनी चीज़ें समझ आई है। अगर आप सभी को पता सब कुछ है बट आप उसको अच्छे से प्रेजेंट नहीं कर पा रहे हो तो भी आपके मार्क्स जो है कहीं ना कहीं कट जाते हैं। हाँ मार्क्स मिल जाएंगे बट फुल मार्क्स आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो। देखो आप किस तरीके से आंसर लिख रहे हो, फॉर्मेट क्या है, क्या आप एनसीईआरटी के कीवर्ड्स यूज कर रहे हो, कितने साफ सुथरा लिख रहे हो, कितना स्ट्रक्चर्ड वे में लिख रहे हो चीजें, वो सब कुछ मैटर करता है। रिमेंबर ये सारी चीजें मैटर करती है। ये नहीं कि उबड़ा खाबड़ा कुछ भी लिख के आ गया, ऐसा नहीं है। लिखता तो सब कोई इंसान है बट सबको तो मार्क्स नहीं मिलते। मैटर करते हैं कि आप कितनी सुंदर तरीके से जो आंसर लिख रहे हो। मैं आपको दिखाऊंगी भी कि टॉपर्स जो होते हैं वो किस तरीके से आंसर लिखते हैं। कुछ टॉपर के आंसर शीट्स है वो मैं आपके साथ जो है शेयर करूंगी और आपको दिखाऊंगी कि आपको कैसे कैसे लिखना है। बट वही सारी चीज़ें मैं आपको पॉइंटर्स बताने वाली हूँ। मैं दिखाऊंगी कि कैसे टॉपर्स से उन पॉइंटर्स को इंक्लूड किया है अपने आंसर्स लिखते वक्त। देखो एक आइडियल आंसर जो होता है ना जिसमें आपको फुल मार्क्स मिल जाए, उसके जो है 3 स्ट्रक्चर होते हैं, है ना। उसका जो है एक स्ट्रक्चर में जो है 3 पार्ट्स होते हैं जो आपको समझना है। सबसे पहले जब आप अपना आंसर लिखो तो एक इंट्रोडक्शन होनी चाहिए, ठीक है। इंट्रोडक्शन का मतलब मैं ये नहीं बोल रही कि कुछ एक्स्ट्रा लिखो, वही जो क्वेश्चन में लिखा है चाहे उसी लाइन को जो है लिख के बिकॉज लिख के आप आगे एक्सप्लेन करो। बट एक इंट्रोडक्शन छोटी सी 2 या 3 लाइनर। बट अगर आपको ऑल्सो कुछ पता है तो आप डेफिनेशन लिख के, अगर जैसे कोई चीज़ आपसे पूछी है, शॉक थेरेपी पूछी है और इसके कंसिक्वेंसेस पूछे हैं, ओके तो या फिर सिंपल लेट्स से कि कंसिक्वेंसेस पूछे शॉक थेरेपी के, तो पहले आप शॉक थेरेपी को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो एंड देन लिखो द फॉलोइंग आर द कंसिक्वेंसेस ऑफ द शॉक थेरेपी, देन पॉइंटर 1, देन पॉइंटर 2, देन पॉइंटर 3, देन पॉइंटर 4। तो एक इंट्रोडक्शन होना बहुत ज़्यादा जरूरी, जिससे पता चल जाएगा एग्जामिनर को कि हाँ ये बच्चा इस वाले क्वेश्चन का जो है आंसर दे रहा है। ऑल्सो अगर आपको बॉडी में 2-3 पॉइंट्स आपको लिखने हैं, ये डिपेंड करता है, बॉडी आपकी डिपेंड करती है मार्क्स के ऊपर कि आपका जो है क्वेश्चन कितने मार्क्स का है, 3 मार्कर है, 4 मार्कर है, 5 मार्कर है, 6 मार्कर है या फिर 8 मार्कर है। और ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट्स में आपको आंसर लिखना है, बुलेट पॉइंट्स में। और अगर आपको एग्जाम्पल्स आते हैं, कोई फैक्ट आता है तो ज़रूर से मेंशन कीजिए। कोई मुश्किल से आपने फैक्ट याद कराओ तो उसको इस्तेमाल कीजिए और उसका यूज़ कीजिए। डायग्राम्स बनाइए, चाहे छोटा, चाहे बुक में कोई डायग्राम ना हो बट तुमने कोई फ्लो चार्ट अगर एग्जामिनर के सामने बना दिया तो एग्जामिनर इंप्रेस हो जाएगा कि हाँ यार इस बंदे ने समझ के पढ़ाई करी। अभी मैं दिखाऊंगी टॉपर्स ने भी डायग्राम्स बनाए हैं, ठीक है। फिर लास्ट में सिर्फ एक लाइन में चाहे समराइज करो, सिर्फ सिंपल सी एक लाइन लिखो। इतना टाइम आप सभी के पास होता है कि आप समराइज कर सकते हो। बट ये वो है कि मतलब यूजली कंक्लूजन बहुत कम बच्चे लिखते हैं, बट इफ़ यू फील लाइक अगर इसको इंक्लूड कर सकते हो अपने आंसर राइटिंग में तो लॉन्ग टर्म में आपके लिए काम आएगा, ठीक है। तो आप कंक्लूजन जो है एक लास्ट लाइन में समराइज यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। नहीं भी करोगे तो इतने में भी काम चल जाएगा बट आई वुड रिकमेंड ये एक एक्स्ट्रा वो है तो आपको जो है अच्छा हो जाएगा। तो ये 3rd पॉइंट है जो कि आपको जो है फॉलो करना चाहिए। वहीं पर अगर हम बात करें, आपको जो है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो याद रखनी है आंसर्स लिखते वक्त अपनी क्लास 12th के बोर्ड एग्जाम्स में, वो है कि कीवर्ड्स का यूज़ करना। कैसे कीवर्ड्स? एनसीईआरटी के कीवर्ड्स। एनसीईआरटी किताबें ही आप सब लोग पढ़ रहे हो तो एनसीईआरटी किताबों में कुछ ऐसे कीवर्ड्स होते हैं जो कि
किसी की डेफिनेशन में यूज़ किए गए हैं, तो आप उन डेफिनेशंस वाले पॉइंट्स को, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो डेफिनेशन है वो डेफिनेशन वैसी ही रहेगी, उसको बदली नहीं जा सकती, तो आपको वो ही लर्न करनी पड़ेगी। तो उनमें जो वर्ड्स यूज़ किए गए हैं एनसीईआरटी में उनको आप इंक्लूड कीजिए, है ना। और टीचर्स को ना वो टर्म्स लिखे देखने होने चाहिए। अब डिफेक्शन की डिफाइन लिखनी है तो अगर आपने वहाँ पे आया राम गया राम मेंशन कर रखा होगा तो अच्छा हाँ ये वाला कीवर्ड है, सबसे इंपॉर्टेंट, बच्चा मतलब बच्चे को पता है थोड़ा बहुत डिफेक्शन के बारे में, ठीक है। तो आप ये वर्ड्स यूज़ कीजिए और उनको जो है अंडरलाइन कीजिए। तो टेक्स्ट बुक के जो टर्म्स होते हैं टीचर्स उनको देखती है, ढूंढती है, अच्छा बच्चे ने लिखा है चलो ठीक ही लिखा होगा, है ना। तो इससे क्या होता है कि हमें पता चलता है कि बच्चे की जो कॉन्सेप्ट्स है वो बिल्कुल क्लियर है। अब आपको कीवर्ड्स कैसे फाइंड आउट करने हैं, जब भी आप रीडिंग करते हो तो एनसीईआरटी की किताबों में भी कुछ टर्म्स बोल्ड होती है, जब भी कोई एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे होते हैं हेडिंग्स और डेफिनेशंस भी बोल्ड होती है, इटैलिक्स होती है। तो उन वर्ड्स के ऊपर फोकस कीजिए और उन वर्ड्स को जो यूटिलाइज करने की कोशिश कीजिए अपनी आंसर राइटिंग में, ठीक है। वहीं पर अब अगर आपको जो है अंडरलाइन करना है, अब आपने आंसर तो लिख लिया बट बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि मैम अंडरलाइन कैसे करें, टीचर्स बोलती है अंडरलाइन करो अंडरलाइन करो। तो अंडरलाइनिंग टेक्निक के डूज एंड डोंट्स बता दो। देखो जब आपको अंडरलाइन करना है तो आप पेंसिल से अंडरलाइन कीजिए या फिर अपने नॉर्मल ब्लू पेन से अंडरलाइन कीजिए, सिर्फ कीवर्ड्स को, ना कि पूरी लाइनों को, सिर्फ कीवर्ड्स को, ठीक है। कोई इंपॉर्टेंट नाम है, कोई डेट है, कोई केस स्टडी है, कोई की टर्म है, उसको आप अंडरलाइन कीजिए, ठीक है। साफ सुथरा रखिए, बहुत मिनिमम अंडरलाइनिंग समझिए, यानी कि हर चीज को भैया अंडरलाइन कर दिया, नहीं। जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इफ यू फील लाइक उस चीज को आप अंडरलाइन करें जिसको आप चाहते हो कि मैम मेरा ये वाला पॉइंट देखे, ये वाला कीवर्ड देखे, ठीक है। वहीं पर डोंट क्या है कि भैया फुल सेंटेंसेस अंडरलाइन नहीं करने के, पूरा ही सेंटेंस अंडरलाइन कर दिया, स्केच पेन यूज कर लिया, हाईलाइटर यूज कर लिया, नहीं, हाईलाइटर्स वगैरह अवॉइड कीजिए, नॉर्मल पेंसिल से अंडरलाइन कीजिए, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट टिप मैं आपको देना चाहूंगी कि अंडरलाइन जब आपको करना होता है ना, पूरा आंसर लिखने के बाद करना होता है। आपने पूरा आंसर लिख लिया, मैं तो क्या करती थी जब मैं अपने एग्जाम देती थी तो पूरा पेपर अटेम्प्ट कर लेती थी, उसके बाद जब मैं रिवीजन करती थी तब मैं अंडरलाइन, तो इससे क्या होता था मेरा उस टाइम रिवीजन भी हो जाता था, इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स को मैं उस टाइम अंडरलाइन भी कर देती थी। तो आप ऐसा भी कर सकते हो, पूरा पेपर अटेम्प्ट कर लिया, लास्ट में जब आप रिवाइज कर रहे हो तो पढ़ रहे हो तो उसके साथ साथ आपने अंडरलाइन करते हुए चलेगा कि हाँ ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है। हमेशा आंसर लिखने के बाद आपको अंडरलाइन करनी है, ठीक है, यानी कि साथ साथ अंडरलाइन कर रहे हो, फाइन। अब वहीं पर आपको आंसर लिखते वक्त ये नहीं है कि बेहोश हो जाना है, मदहोश हो जाना है कि भैया यही आंसर, मेरे को तो ये वाला आंसर तो मैं रट के आया हूँ, इसमें पूछा 3 मार्क्स का गया बट मैं तो 6 के 6 पॉइंट्स लिखूंगा, मेरे को आता है ये वाला। ऐसा नहीं करना है, भावनाओं में नहीं बहना है, जितना आपसे पूछा गया उतना लिखना है। अगर आपसे 6 मार्कर है तो 6 पॉइंट्स लिखिए, 5 मार्कर है तो 5 पॉइंट्स लिखिए, ठीक है, उसको इलैबोरेट कीजिए हर एक पॉइंट को। 8 मार्कर है 8 पॉइंट्स लिखिए, इलैबोरेट करिए, वर्ड लिमिट को ध्यान में रखिए। 3 मार्कर है 3 पॉइंट्स लिखो, 2 मार्कर से 2 पॉइंट लिखो, ओके। वर्ड लिमिट तो को स्टिक करें, 2 मार्क्स के लिए 30 to 40 वर्ड्स इनफ रहता है, 3 मार्कर के लिए 60 to 80, 6 मार्कर्स के लिए 100 to 150 और 8 मार्कर्स के लिए 250 के वर्ड्स जो है इतने काफ़ी रहते हैं। तो आप इस को फॉलो करो बिकॉज आपके पास लिमिटेड टाइम है। अब ऐसा तो है नहीं कि पूरा दिन आप पेपर ही करते रहोगे, आपके पास 3 घंटे है तो आपको 3 घंटे में पेपर करना है, कंप्लीट करना है, रिवाइज भी करना है। तो हर चीज़ ध्यान में रखकर ही आपको जो है पेपर करना है, ठीक है। अब कुछ बोनस टिप्स है जो कि मैं बोलूँगी कि अगर आप इनको और ऐड ऑन करोगे तो और आपका आंसर राइटिंग अच्छी होगी। कि आपको जो है अगर आपकी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है तो थोड़ी सी देखो, हैंड राइटिंग अच्छी ये नहीं बोल रहे कि मोतिया पिरो, बस ये है कि इतना हो कि बच्चे टीचर को जो समझ आए कि इसने लिखा क्या है, वो पढ़ सके। तो अगर आपको लगता है आपकी हैंड राइटिंग गंदी है तो उसको छोड़ के थोड़ा सा लिखो, थोड़ा सा आपको लगता है गुचड़ कर दो तो थोड़ा सा स्पेस दे के लिखो, ओके। वहीं पर अगर आप जब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में आ रहे हो तो उनके बीच में भी एक लाइन लीव करो। ऑल्सो एक आंसर से अगर आप दूसरे आंसर पे आ रहे हो तो आप नीचे लाइन खींच भी सकते हो, वरना एक लाइन लीव करके दूसरा आंसर लिख सकते हो। और ऑल्सो जब आप आंसर्स लिख रहे हो तो आप मेंशन करो कि आप आंसर नंबर 1 कर रहे हो या आंसर नंबर 2 कर रहे हो। ऑल्सो अगर 2 ऑप्शंस दिए हुए तो 2 का अगर आप और वाला पार्ट कर रहे हो तो 2 का और वाला पार्ट ऐसे लिखो कि मैं आंसर 2 का क्वेश्चन नंबर 2 का जो है और वाला पार्ट करो, उसका आंसर ऐसे लिखना स्टार्ट करो, ठीक है, जिससे टीचर्स को कंफ्यूजन ना हो। ऑल्सो आंसर्स को करेक्टली मेंशन करो। लिख आप आंसर रहे हो क्वेश्चन नंबर 2 का बट आपने लिख दिया आंसर नंबर 3,
तो ये भी गलत है, इससे भी टीचर कंफ्यूज होकर आपके मार्क्स जो कट सकते हैं। ऑल्सो अगर आप मैप बना रहे हो, डायग्राम्स बना रहे हो, तो उसके आसपास बॉक्सेस बना दो जिससे वो डायग्राम जो है रिटन मटेरियल से थोड़ा अलग हो पाए, टीचर आराम से देख पाए, है ना। और बड़े बड़े पैराग्राफ नहीं लिखने हैं आपको, पॉइंटर्स में, बुलेट्स में आंसर लिखने हैं, सिंपल सी बात। और ऐसा नहीं है कि सीधा आप बोलोगे मैं तो सीधा प्रैक्टिकल करूंगा, सीधा जब एग्जाम में जाऊंगा तभी लिख के आऊंगा, ये सारी टिप्स अप्लाई करूंगा। नहीं, अभी से प्रैक्टिस करोगे आंसर राइटिंग की तभी आएगी। ये मत सोच रहा कि एग्जाम में खुद ब खुद हो जाएगा, खुद ब खुद कुछ भी नहीं होता है, आपको ये यूज़ करनी पड़ेगी। और कुछ मिस्टेक्स है जो कि मैं चाहती हूँ कि आप इसको अवॉइड करो। अगर आप रट्टे मार रहे हो बिना समझे हुए तो आप जो है भूल जाओगे, एग्जाम में आपको क्वेश्चन पूछेगा और आप सोचते रह जाओगे और आपको पॉइंटर्स याद नहीं आएंगे। अनटिल अनलेस आप एनसीईआरटी को अच्छे से समझ नहीं रहे हो, आप अच्छे आंसर्स जो है नहीं लिख पाओगे, ठीक है। आपको जो है, अगर आप स्टोरीज लिख रहे हो, पॉइंट्स नहीं लिख रहे हो, पैराग्राफ लिख रहे हो, ये भी सबसे बड़ी मिस्टेक है, पॉइंट्स में आंसर देना है। अगर आप इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन इग्नोर कर रहे हो, ये एक सबसे बड़ी मिस्टेक है। अगर आप एनसीईआरटी और एनसीईआरटी के कीवर्ड्स यूज़ नहीं कर रहे हो, उसको स्किप कर रहे हो, तो ये भी एक सबसे बड़ी मिस्टेक है। तो ये मिस्टेक मत दोहराओ यार, क्योंकि इन छोटी छोटी मिस्टेक से ही आपको दिक्कत आएगी। अब जैसे मैं एग्जाम्पल दिखाऊं, टॉपर्स की शीट्स दिखाती हूँ तो आपको जो है थोड़ी क्लैरिटी मिलेगी। अब जैसे ये बच्चे की हिस्ट्री की शीट है, तो यहाँ पर हिस्ट्री की शीट देखो, ये तो इनके एमसीक्यूज़ है ना, अभी तो ये तो एमसीक्यूज़ है। अब अगर हम नीचे चलते हैं, देखो इन बच्चे ने एमसीक्यू सारे सही करे, और इसके आप देख रहे हो किसने लिखा हुआ है कि 14th क्वेश्चन का सी सही है, 14 का सी, 15 का बी, और आंसर ये लाइनें भी लिखी हुई है जो ऑप्शन सही है। तो इस तरीके से आपको लिखना है। ऑल्सो अगर आप देखोगे सेक्शन बी, इसने लिखा है सॉल्यूशन 22B प्रॉपर, है ना। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि उन्होंने पूरा आंसर लिखा है कि ड्रेनेज, पहले एक्सप्लेनेशन लिखी, देखो ये आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे छोटी छोटी चीज़ आपको दिखाई दे रही है कि उन्होंने यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे उन्होंने इंट्रो का यूज़ किया है, दिखाई दे रहा है, इंट्रो यूज़ किया है। फिर उन्होंने यहाँ पे पॉइंटर्स यूज़ करे है ना, पॉइंटर्स यूज़ करे। ऑल्सो यू कैन सी उन्होंने अंडरलाइन किया है ब्लू पेन से, है ना, अंडरलाइन यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो अगर हम वहीं पे आगे चलेंगे, अगर आप देखोगे, ठीक है, अगर आप हम नीचे चले तो देखो ना सारे पॉइंटर्स, 4 पॉइंट्स इन्होंने मेंशन करे हैं। फिर 23 देखो इंट्रो लिखा है और फिर पॉइंटर्स मेंशन करे हैं, 4 पॉइंट्स यहाँ पे मेंशन करे हैं, ठीक है। फिर क्वेश्चन सोल्यूशन नंबर 24, फिर यहाँ पे 4 पॉइंट्स, आई थिंक ये 4 मार्कर है ना, तो इन्होंने इसलिए 4 पॉइंट्स लिखे हैं, या फिर 3 मार्कर है, 3 मार्कर में 4 पॉइंट्स लिखे हैं। सोल्यूशन 25 देख रहे हो, इंट्रोडक्शन और यहाँ पे हेडिंग डाली और पॉइंटर्स यूज़ करे, सारे पॉइंटर्स, है ना, सारे पॉइंटर्स देख रहे हो। बेसिस ऑफ फर्टिलिटी पे लैंड को भी डिवाइड, यहाँ पे पॉइंटर्स, सब पॉइंट्स यूज़ करे हैं इसका एक्सप्लेन करने के लिए। देख रहे हो कितना अच्छे से इन्होंने अंडरलाइन वगैरह सब किया है, सारे पॉइंट्स यूज़ करे हैं। और इतना सब कुछ लिखने के लिए पढ़ना भी पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि पढ़ना नहीं पड़ता, जो बच्चे पढ़ते हैं वही आंसर यहाँ पे लिख पाते हैं। और यार आप चाहे आंसर राइटिंग से कब तक भागोगे, मोस्टली आप जो ह्यूमैनिटीज़ के बच्चे, आपको आगे जाके करना यूपीएससी है, तो यूपीएससी में भी तो आंसर मेंस लिखोगे, तो कैसे लिखोगे अगर अभी से नहीं लिखोगे। तो अभी से स्टार्ट करो, अपना बेस बनाओ, अभी बहुत टाइम है, फिर फ्यूचर में भी आपके ये यूज़ ही आएगा, ऐसा नहीं है कि वेस्ट जाएगा, है ना। देख रहे हो सारे सॉल्यूशन में पॉइंटर्स लिखे हुए हैं। हेंस देखो लास्ट में कंक्लूजन भी लिखा है हेंस करके, है ना। यहाँ पे आप देख रहे हो इन्होंने एक पूरा फ्लो चार्ट भी यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, ओके, फ्लो चार्ट भी पूरा एक्सप्लेन किया है, कितने अच्छे से आंसर लिखा है, मैप भी बनाया है, इवन एक रफ मैप यहाँ पे उनको देखने को मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हो कितना अच्छे से हेंस द स्टेटमेंट, कितना कंक्लूजन दिया है बच्ची ने, कितना अच्छा यहाँ पे आंसर आप देख रहे हो। यहाँ पे आप देख रहे हो उन्होंने फ्लो चार्ट्स, इस तरीके से फ्लो चार्ट्स बनाए हैं, पॉइंटर्स में आंसर लिखा है। यहाँ पे आप देख सकते हो कहीं पे भी मैम मार्क्स काट ही नहीं सकती है, इतना प्यारा लिखा है, ठीक है। यहाँ पे डिफरेंस जो है टेबुलर फॉर्म में दिया है ना, दोनों के सेम पॉइंट्स में डिफरेंस दिया है, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हो यहाँ पे भी इन्होंने जो है एक फ्लो चार्ट यूज़ किया है। आई नो लास्ट तक राइटिंग आते आते थोड़ी सी आपको लग रही होगी, बट फिर भी उन्होंने अपनी नीटनेस बना के रख रही है ना। लिस्ट मेंशन करी है यहाँ पे सारे पॉइंटर्स, डिबेट्स इन फेवर ऑफ स्ट्रॉन्ग सेंटेंस, नेहरू का क्या कहना था, अंबेडकर का क्या कहना था, दूसरों का क्या कहना था, सबका उन्होंने मेंशन किया है। आर्ग्यूमेंट्स इन ऑपोजिशन ऑफ स्ट्रॉन्ग, क्योंकि 8 मार्कर है तो देखो उन्होंने कितने बढ़िया तरीके से एक 8 मार्कर लिखा है। इंट्रोडक्शन लिया, बाकी के जो फेवर में थे उनका बताया, जो फेवर में नहीं थे उनके पॉइंट्स बताया, एंड देन अपना कंक्लूजन भी दिया है। सो कितना बढ़िया, सोर्स बेस्ड के भी आंसर्स यहाँ पे आप देख रहे हो कितने अच्छे से उन्होंने यहाँ पे लिखे हैं, दिखाई दे रहा है। ये तो मैंने हिस्ट्री
तरीके बताए, मैप बेस्ड क्वेश्चन भी उन्होंने कितना प्यार से यहाँ पे जो है पूरा मैप जो है चिपका के अच्छे से यहाँ पे जो उनका मार्क किया है। सो ये होता है भैया टॉपर बच्चा। टॉपर बच्चे को पता होता है कि उसको क्या करना है। पॉलिटिकल साइंस का भी एक बार दिखा देती हूँ। देखो राइटिंग बिल्कुल अलग है बट नीटनेस है। इट डजेंट मैटर आपकी राइटिंग कैसी है, व्हाट मैटर्स इज नीटनेस। इस बच्चे ने हर उसके बाद जो है यहाँ पे अंडरलाइन भी किया है कि प्लीज टर्न ओवर, सेक्शन बी डाला है। देखो सेक्शन जब स्टार्ट होता है तो सेक्शन डालना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 13 देखो उन्होंने भी क्या किया, 2 क्योंकि 2 मार्क्स का है ये तो 2 मार्क्स लिखे हैं, ठीक है। लिबरल कैपिटलिस्ट सोशलिस्ट दोनों के 2 पॉइंट्स करके लिखे हैं। क्वेश्चन नंबर 14 टेररिज्म को डिफाइन किया है, टेररिज्म के बारे में यहाँ पे लिखा है तो 2 मार्कर में इतना काफी है। 1 पॉइंट ये हो गया, 1 पॉइंट ये हो गया। चाहे क्वेश्चन नंबर 15 में भी 2 मार्क्स, जो 2 मार्क्स में 2 मार्कर क्वेश्चन में 2 पॉइंट्स इनफ है। और यहाँ पे आप देख रहे हो ये इन्होंने हेड अंडरलाइन जो है किया है और एक स्टार्टिंग लाइन भी लिखी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 अगर आप देखोगे बैलेंस ऑफ पावर भी बताया है और फिर यहाँ पे 3 पॉइंट्स यहाँ पे मेंशन भी करे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भी इन्होंने 2 मार्क्स और यहाँ पे इन्होंने क्या बनाया, कुछ फ्लो चार्ट भी बनाया है। फ्लो चार्ट बनाते हो तो यार टीचर को बहुत अच्छा लगता है, आप यूज़ करो। और ऐसा नहीं है कि मैम बना के दे दो, भैया खुद आप जब पढ़ोगे आपके खुद ब खुद फ्लो चार्ट बनेंगे। जब आप अपने आपको, आपके पास टाइम कम है बट आपके पास नॉलेज बहुत ज़्यादा है तो आप अपना फ्लो चार्ट खुद ब खुद आप बनाओगे आंसर राइटिंग में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 देखो 2 मार्कर है ना सारे। अब सेक्शन सी आप देखोगे तो ये आप देखोगे 4 मार्कर्स है तो 4 मार्कर्स में इन्होंने 4 पॉइंट्स यहाँ पे मेंशन करे हैं। 4 पॉइंट्स यहाँ पे उन्होंने मेंशन करे हैं, सबके मार्क्स भी मिले हैं। यहाँ पे आप देख रहे हो इधर इन्होंने जो है 3 पॉइंट्स मेंशन करे हैं। इंटरनल वीकनेस को यहाँ पे समझा, इकोनॉमिक स्टैग्नेशन को यहाँ पे समझाया, फिर राइज ऑफ नेशनलिज्म एंड डिजायर ऑफ सॉवरेनिटी को अलग से समझाया, एक चार्ट बनाया और फिर इन्हीं 3 पॉइंट्स को यहाँ पे इन्होंने एक्सप्लेन भी किया है ना। फिर आप देखोगे 4 कंसिक्वेंसेज ऑफ इम्पोजिशन ऑफ इमरजेंसी, ये सारे पॉइंट्स इन्होंने जो है मेंशन करे हैं, है ना। ये सारे पॉइंट्स मेंशन करे हैं। पॉलिटिकल कंसिक्वेंसेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन यहाँ पे इन्होंने देख रहे हो अगेन इन्होंने एक स्ट्रक्चर बनाया है यहाँ पे और फिर यहाँ पे आंसर्स लिखे हैं। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है बच्चे और अंडरलाइन करें, मतलब जितनी भी पॉइंट्स की मैंने बात करी है टॉपर्स लोग वो इंक्लूड कर रहे हैं। वो भी आप ही की तरह बच्चे हैं, कोई भगवान ने अलग से नहीं बनाया है, वो जस्ट प्रैक्टिस, ये प्रैक्टिस से आता है। कुछ कुछ लोगों में इनहेरिट होता है बट कुछ कुछ लोगों में प्रैक्टिस से आप ये क्रिएट कर सकते हो, आप ये इंडल्ज अपने अंदर जो है ये हैबिट ला सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आपको आंसर्स जो है लिखने हैं। समझ आ गया? अब तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, तो मैंने आपको एग्जांपल्स भी बता दिए। अब अगर आप लोग जो है नहीं कर पा रहे हो, अब आपको क्या करना है बच्चे, खुद से ट्राई करना है। अब आपकी बारी है कि आप इतने अच्छे आंसर्स जो है लिख के दिखाओ, ठीक है। ऑल्सो अगर आप हेल्प चाहते हो, अगर अपना सिलेबस अच्छे से कंप्लीट करना चाहते हो, देखो क्योंकि एनसीईआरटी पे मास्टरी करना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको एनसीईआरटी अच्छे से नहीं आती है चाहे तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। आंसर राइटिंग भी तभी आती है जब आपका कंटेंट स्ट्रांग रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे 4 बैचेस है। ये आधार बैच है, दिस इज़ फॉर क्लास 12। ये सीयूटी का बैच है आरहम 4.2, इसमें सीयूटी और क्लास 12 ह्यूमैनिटीज़ दोनों हैं। और ये महापैक है, ये बुक्स के साथ है, बिना बुक्स के साथ है। अगर आप इनमें से कोई भी बैच लेना चाहते हो और आप मैक्सिमम डिस्काउंट चाहते हो तो आप बैच लेते वक्त आशी 40 कूपन कोड यूज़ कर सकते हो, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। ऑल्सो किसी को दिक्कत आती है तो मैं एक बार बता देती हूँ कि इनमें आपको क्या क्या चीज़ें मिलती है। चैप्टर वाइज नोट्स मिलते हैं, एमसीक्यूज मिलते हैं, कार्टून एंड सोर्स बेस्ड डिस्क्रिप्शन, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस यहाँ पे मैं कराऊंगी आपको, आंसर्स उनके कैसे लिखने हैं, तो जिससे हर चैप्टर के आपके क्वेश्चन जो प्रिपेयर हो जाए सब्जेक्टिव वाले। लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस रहेगी, एग्जाम स्ट्रैटेजी, टाइम मैनेजमेंट टिप्स, सारी चीज़ें यहाँ पे हम रेगुलरली आपको प्रोवाइड करते रहते हैं। अगर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट चाहिए एंड यू आर कन्फ्यूज कि कैसे मिलेगा, तो आप सब लोग मुझे अपना नाम और फ़ोन नंबर अपना मेल कर सकते हैं इस ID पे ashi.sharma@247.com। ऑल्सो आप यहाँ पे इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, बट उससे पहले मैं आप सभी को दिखाना चाहूँगी कि आप कहाँ से जो है बैच इनरोल कर सकते हैं बैच में। अगर आप इंटरेस्टेड है तो आपको यहाँ पे अड्डा 24/7 की वेबसाइट पे आप सब लोग जाएंगे, ठीक है। अड्डा 24/7 की वेबसाइट में आप सभी को जाना है। आप सब लोग ऑल कोर्सेज पे जाएंगे, UG एंड PG एंट्रेंस पे जाएंगे, CUET आर्ट्स आपको दिखाई दे रहा है, CUET आर्ट्स पे जाएंगे, बोर्ड्स का भी इसी में मिल जाएगा, CUET में ही। अचीवर्स बैच जो है ड्रॉपर बैच है, जो बच्चे ड्रॉप लिया है जिन्होंने, हुए इनके लिए बैच है। अगर आप देखोगे CUET प्लस अगर आप बोर्ड्स करना चाहते हो तो ये आरंभ 4.2 बैच है, इसमें आपके CUET बोर्ड्स दोनों की तैयारी होगी। अब ये 8499 का दिखा रहा है, बट यहाँ पे अगर आप आशी
40 कोड लगाते हो तो ये आपको 8150 का पड़ रहा है, तो यहाँ पे आपको डिस्काउंट हो जाएगा, ठीक है। तो इतने प्राइस आपको पड़ रहे हैं, इसको फटाफट से जाके आप ले सकते हो। ऑल्सो अगर आप चाहते हो कि सिर्फ आपको क्लास 12th की तैयारी कर रही है तो आप सिर्फ क्लास 12th में आधार भी ले सकते हो। आधार में सिर्फ क्लास 12th की तैयारी होगी, CUET की नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पे आशी 40 अगर आप लगाओगे तो ये आपको 4314 का पड़ेगा, ठीक है। कोड लगा के यार लोगे तो मुझे पता रहेगा कि कौन बच्चे मेरे थ्रू जो है जुड़ रहे हैं, हमें आइडिया रहेगा और यहाँ पे आपको जो है डिस्काउंट भी मिल जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत आती है तो मुझे मेल कर सकते हो। ऑल्सो महापैक तो बेस्ट ही होता है, क्योंकि आने वाले जितने भी बैचेस आएंगे, प्रैक्टिस बैच, कोई सा भी बैच, वो आपको जो है क्या रहेगा, एक साथ ही मिल जाएगा। तो महापैक अगर आप जाओगे तो इसलिए महापैक थोड़ा सा महंगा होता है, बिकॉज ये पूरे साल आपका साथ निभाता है, इसलिए ये महंगा होता है। तो 11,505 का। बट अगर आपको डिस्काउंट और चाहिए तो आप मुझे मेल कर सकते हो, है ना। आप मुझे मेल कर सके बता देना, मेल आईडी मेरी मैंने आपको दी हुई है, ashi.sharma@247.com। एंड दिस इज़ द टेलीग्राम चैनल जिसको आप ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे आपको मैं नोट्स वगैरह, हम एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहेंगे, स्टडी मटेरियल, वो सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड करूँगी। तो आप फटाफट से इसको स्कैन करके टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। और भी बहुत सारी वीडियोज़ जो है मैं आपके लिए लेकर आने वाली हूँ। तो आपको और कौन सी वीडियो चाहिए जो आपकी क्लास 12th को आसान बनाएगी, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और प्लीज़ इन सारी टिप्स को जो है ज़रूर यूज़ करना अपने आंसर राइटिंग में। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।